Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष सब्सिडरी हेतु जो एक महत्वपूर्ण प्रकरण सातवाहन वंश के विषय में चर्चा कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रथम सातकर्णी के विषय में अध्ययन किया था। प्रथम सातकर्णी के बाद और गौतमी पुत्र सातकर्णी, इन दोनों शासकों के मध्य का जो इतिहास है, सातवाहन राजवंश के इतिहास में अंध युग के रूप में जाना जाता है। और हम जो पुराणों में साक्ष्य प्राप्त है, उससे पता चलता है कि प्रथम सातकर्णी और गौतमी पुत्र सातकर्णी के मध्य संभवतः 10 से 19 शासकों ने शासन किया था। लेकिन अन्य तथ्यों से अगर पुष्टि किया जाए तो 2-3 ही शासक महत्वपूर्ण निकलते हैं। आपिलक, जिसने मध्य प्रदेश में शासन किया था, वहाँ से उसका एक तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। दूसरा कुंतल सातकर्णी, जो कि कुंतल प्रदेश पे शासन कर रहा था, और इसके विषय में जो साहित्यिक साक्ष्य है, वात्स्यायन के कामसूत्र में इसका वर्णन है। फिर हाल के विषय में जो साहित्यिक वर्णन है, उससे पता चलता है कि यह बहुत ही महान शासक था और यह बहुत ही बड़ा विद्वान कवि भी था। और इसकी एक रचना गाथा सप्तशती मिलती है, जो कि मुक्तक काव्य ग्रंथ है। प्राकृतिक भाषा में इन्होंने लिखा इसको। और इसके विषय में यह कहा जाता है कि जिस तरह प्रथम सातकर्णी युद्ध भूमि में कौशल और वीरता का प्रदर्शन करता था, उसने साम्राज्य विस्तार किया, उसी तरह शांति काल में यह सातवाहनों की संस्कृति को बहुत ही समृद्ध किया। यह स्वयं विद्वान था, विद्वानों का संरक्षक था, उनको आश्रय देता था। विभिन्न विद्वान जो है इसके राज्यसभा में निवास करते थे। गुडाढ्य ने बृहत कथा, जो बृहत कथा की रचना है, उसकी रचना गुडाढ्य ने किया है। फिर उसी तरह सर्ववर्मन, जिसने कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण का पुस्तक लिखा, यह दोनों विद्वान और अन्य विद्वान भी इसके राज दरबार में, राज्यसभा में निवास करते थे। फिर इन शासकों के विषय में विद्वानों ने यह मत रखा है कि संभवतः यह सातवाहन वंश से ही किसी अन्य शाखा के शासक रहे होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो अभिलेखी और साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है, उससे पता चलता है कि सातवाहनों को इस समय काठियावाड़, महाराष्ट्र या मालवा के क्षेत्रों से शकों ने पराजित करके उनको इन स्थानों से हटा दिया था, और ये बहुत छोटे से स्थान में सीमित होकर रह गए थे। क्योंकि हम देखते हैं कि शकों का जो क्षहरात वंश है, क्षहरात शाखा, वह पश्चिमी भारत में उनका आधिपत्य हो गया और महाराष्ट्र तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र पर वो लोग अधिकार कर लिए। इस तरह प्रथम सातकर्णी और गौतमी पुत्र सातकर्णी के मध्य का युग अंध युग के रूप में जाना जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में जो सूचना है, पुराणों से यह सूचना मिलती है कि यह सातवाहन वंश का 23वां शासक था। इसके पिता का नाम शिवस्वाति तथा माता का नाम गौतमी वल्लश्री, और यह इस वंश का महानतम शासक हुआ। इसके विषय में हम जो सूचना पाते हैं, वह इसके अभिलेख और अन्य अभिलेखों से हमें सूचना मिलती है। इसके स्वयं के 2 अभिलेख हैं। एक उसके शासन के 18वें वर्ष का नासिक का अभिलेख, फिर नासिक में ही दूसरा अभिलेख उसके शासन का 24वें वर्ष का, फिर कार्ले का गुहा लेख जो इसके शासन के 18वें वर्ष का है। इन सभी में उसके सैन्य अभियानों, उसकी सफलताओं, उसकी उपलब्धियों, कार्यों इत्यादि का बृहद वर्णन है। उसी तरह उसके कार्यों का, उसके सैन्य अभियानों का बृहद वर्णन उसकी माता गौतमी वल्लश्री की नासिक प्रशस्ति में मिलता है। फिर पुलवामी के नासिक गुहालेख में भी उसके सैन्य सफलताओं और उसके विजयों और उसके उपलब्धियों और कार्यों के विषय में सूचना मिलती है। जो उसकी सैनिक सफलताएं हैं, उस पर हम अगर प्रकाश डालें तो उसका उद्देश्य था महाराष्ट्र और उत्तर के क्षेत्रों में सातवाहनों
के साम्राज्य का विस्तार, सातवाहनों की प्रतिष्ठा को स्थापित करना और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर वह 16 वर्षों तक अपनी सैन्य तैयारियां करता रहा। विभिन्न तैयारियों को के माध्यम से अपने साम्राज्य और अपने सैन्य शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। और हम देखते हैं कि जो अभिलेखित साक्ष्य मिलते हैं उससे पता चलता है कि शासन के 17वें वर्ष उसने एक बड़ी सेना लेकर और छहरातों पर आक्रमण कर दिया। इस समय छहरात के जो शाखा का नाहपाहन शासन कर रहा था और वह महाराष्ट्र, काठियावाड़, मालवा इत्यादि के क्षेत्रों में शासन कर रहा था, उसका एक दामाद उसावदात भी पराजित हुआ था। ये भी एक शासक के रूप में वर्णित मिलता है। संभवतः यह नाहपान का दामाद था और नासिक तथा पूना इत्यादि क्षेत्रों का जो दक्षिण प्रांत के क्षेत्र थे सातवाहनों के, जो पहले रह चुके थे, वह अभी शकों के अधीन थे और इस क्षेत्रों पे यही वायसराय था उसावदात और यह नाहपान का दामाद था। इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्ध के पश्चात वह बौद्ध संघों को, नासिक के बौद्ध संघों को अजकालकी का क्षेत्र देता है। उसके कर इत्यादि से बौद्ध संघों को अपने जो भी कार्यभार और संघ के संचालन के लिए धन था वो उनको मिलता था। फिर हम देखते हैं कि गोवर्धन के अमात्य के एक राजाज्ञा जारी किया जिसमें उसने अपने आप को वेणाकटक स्वामी कहा। इससे पता चलता है कि वेणाकटक अर्थात वेन गंगा के तटवर्ती प्रदेशों तक इसने क्षत्रपों से जीत लिया था। और इसके पश्चात यह कार्ले जो नासिक के भिक्षुक संघ, कार्ले के भिक्षुक संघ करजक गांव को उन लोगों को दान दे दिया। और फिर इसके एक जोगलथम्भी मृदभान से भी इसकी पुष्टि हो जाती है कि इसने नाहपान और उसावदात के क्षेत्रों को विजित कर लिया था, क्योंकि 13,250 मुद्रा मिला है नाहपान का, जिसको गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनः उसको पुनरंकित किया था। और इस तथ्य की पुष्टि पुलवामी के नासिक गुहा लेख से भी हो जाता है, क्योंकि उसने अपने लेख में यह व्यक्त किया है कि शक, यवन तथा पहलुओं का विनाश करने वाला था गौतमी सातकर्णी। यह छहरातों का उन्मूलन करने वाला, सातवाहनों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाले शासक के रूप में इसका वर्णन हुआ है। फिर आवश्यक सूत्र की एक टीका है निरुक्ति, उसमें उल्लिखित है कि सातवाहन नरेश नाहपान की राजधानी जो भरुकक्ष था उस पर आक्रमण करके उसको कोषागार पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस तरह इसके विभिन्न विजयों का वर्णन हमें मिलता है और इन विजयों से उत्साहित होकर उसने अन्य विजय की। और इन विजयों का सूचना हमें पुलवामी के नासिक गुहालेख से मिलता है, जो उस अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में उसने उत्कीर्ण करवाया था नासिक गुहालेख में। और इससे पता चलता है कि वह जिन क्षेत्रों को विजित किया था वे क्षेत्र थे ऋषिक, अस्मक, मूलक, सुराष्ट्र, कुकुर, अपरांत, अनूप, विदर्भ, आकर, अवंती। जो अवंती था वो पश्चिमी मालवा का क्षेत्र था, जो आकर था वो पूर्वी मालवा का, विदर्भ बरार का क्षेत्र था, अनूप नर्मदा घाटी का क्षेत्र था, इसी तरह अपरांत उत्तरी कोकण का क्षेत्र था, तो कुकुर पश्चिमी राजपूताना, सुराष्ट्र जो था दक्षिण काठियावाड़, और मूलक जो यह पैठन का समवर्ती भाग था, अस्मक गोदावरी का तटीय प्रदेश था, इसी तरह ऋषिक जो कृष्णा नदी का तटीय प्रदेश था। इसमें हम देखते हैं कि जो अपरांत है, अनूप है, सुराष्ट्र है, कुकुर है, आकर है, अवंती प्रदेश या संभवतः नाहपानों से विजित किया होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सातवाहन हैं उनका क्षेत्र विस्तार उत्तर में मालवा तथा काठियावाड़, दक्षिण में कृष्णा नदी तक, पूर्व में विदर्भ से लेकर और पश्चिम में कोकर तक के संपूर्ण प्रदेशों पर इनका प्रत्यक्ष रूप से शासन रहा। और जो नासिक प्रशस्ति में हम वर्णन मिलता है वो उससे पता चलता है कि विंध्य पर्वत के दक्षिण के संपूर्ण क्षेत्रों पर इनका आधिपत्य हो गया था। और इसी में हमें आगे यह वर्णन प्राप्त होता है कि उसने विंध्य, ऋच्छ्वत यानी मालवा के दक्षिण का जो विंध्य पर्वत का भाग था, पारियात यानी कि पश्चिमी विंध्य तथा अरावली का पर्वत था, सह यानी कि नीलगिरी के उत्तर का पश्चिमी घाट, मलय यानी कि त्रावणकोर की पहाड़ियाँ, महेंद्र यानी कि पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ आदि पर्वतों पर इसका नियंत्रण था। और इसके वाहन जो थे 3 समुद्रों की पानी पीते थे, और यह 3 समुद्र जो थे वह संभवतः बंगाल की खाड़ी और जो अरब खाड़ी था और हिंद महासागर के क्षेत्र थे। इस तरह इसका जो साम्राज्य था वह बृहद भागों में फैला था। इस प्रकार इस वंश का एक महान और प्रतापी शासक
यह हुआ। और इसके विषय में हम देखते हैं कि यह वर्णन है कि यह क्षत्रियों का दमन करने वाला था। एक ब्राह्मण इसने उपाधि ग्रहण की थी, यानी कि अद्वितीय ब्राह्मण इसने अपने आप को कहा। और इस प्रकार यह वैदिक धर्म की को पुनरुद्धार करने वाला शासक था। वैदिक धर्म को मानता था, लेकिन यह धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। बौद्ध और संघों को बहुत ही उदारता से दान इत्यादि दिया करता था। इस तरह यह धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। और इसके विषय में यह मिलता है कि यह वेदों का आश्रय तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। फिर इसे द्विजों तथा द्विजेतर जातियों के कुलों का वर्धन करने वाला इसे कहा गया। और फिर हम देखते हैं कि इसने शासन प्रबंधन की भी उचित व्यवस्था की। जनता के हित को सर्वोपरि महत्व दिया और जनहित ही राजा का मूल कर्तव्य माना। और अपने साम्राज्य को आहारों में बांट के वहाँ आमात्यों के माध्यम से इसने सुव्यवस्थित रूप से शासन व्यवस्था स्थापित किया। और यह धार्मिक रूप में तो सहिष्णु था, और इसका जो चरित्र था वह बहुत ही गतिमान चरित्र था। और इसके विषय, इसके सुंदरता के विषय में वर्णन करते हुए विभिन्न जो अभिलेखित साक्ष्य है उसमें इसके शारीरिक स्वास्थ्य, बलिष्ठ, सुंदर इत्यादि कहा गया है। इसका व्यक्तित्व आकर्षक और जो मुखमंडल कांतिमान बताया गया है। इसी तरह यह अपनी मातृभक्ति से कहा गया है। और अपराध करने वालों को क्षमा करने वाला भी इसे कहा गया। और यह निर्भीक था और जनता को निर्भीक बनाता था। और इसने गुणवानों को आश्रय दिया, संपत्ति का भंडार तथा सद्वृत्तियों का स्रोत था यह। और इस प्रकार यह इसका जो उज्ज्वल चरित्र था वह जनहित के लिए ही, जन कल्याण के लिए ही था। और इसके शासनकाल के विषय में अगर हम देखें तो नाहपान का जुन्नार लेख से पता चलता है कि 124 ईस्वी में वह महाराष्ट्र पर शासन कर रहा था। और गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो नासिक लेख है उसमें पता चलता है कि 18वें वर्ष उसने नाहपान पर आक्रमण किया। इस प्रकार इसका कार्यकाल 124 - 18 = 106 यानी 106 ईस्वी। इस तरह इसका शासनकाल 106 ईस्वी ठहरता है। और वह 106 ईस्वी में शासन किया। और गौतमी पुत्र के नासिक अभिलेख से या और अन्य अभिलेखों से पता चलता है कि इसने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया। इस तरह अगर इसका मोटा मोटी कार्यकाल निर्धारित करें तो यह 106 से 130 ईस्वी तक शासन किया। और इस प्रकार हम जो सातवाहन शासकों का वर्णन हम कर रहे हैं उसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी महान शासक था, उसके विषय में देखे और अध्ययन किया। और आप लोगों के मन में या जिज्ञासा के अनुसार जो प्रश्न आए उससे आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सातवाहनों के अन्य जो शासक हुए उसके विषय में पढ़ेंगे। फिर उसके साहित्य, कला, संस्कृति इत्यादि के विषय में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।